करने वाले हैं ना, तो जो जाएगा उसका नुकसान बहुत है। तो जो कुछ चैप्टर पढ़ने में फायदा नहीं है जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में फायदा है, राइट। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो उस पर क्या लगेगा बच्चे? फोर्स फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मान लो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, अगर मान लो आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से अगर आपने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज, देयर इज सम चार्ज क्यू प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये चार्ज मेरा क्यू आ गया। अब इस चार्ज क्यू पर लगेगा फोर्स, और वो फोर्स क्या होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई के बराबर हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई था उसको हमने डिफाइन इस तरीके से किया था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वही हमारा क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सुन रहे हो, समझ पा रहे हो? हाँ ना, कुछ तो यस सर। बोलो, है ना। बीच में मुझे ऐसे लगता है कि आपको आवाज जानी बंद हो गई, तो प्लीज आप बोलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। अब हमने इसके बाद पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर कोई चार्ज मूव करेगा, इफ सम चार्ज इज मूविंग, देखो अभी यहाँ पे तो स्टेशनरी चार्ज पर भी फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, चाहे मूव करे चाहे ना करे, क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या उस पर फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज पर? बताओ। यस सर। यस सर। क्या स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स लगेगा? अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या उस स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नो सर। नहीं नो लगेगा। सर। चार्ज का मूव करना जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड में, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो चार्ज जो है वो मूव करे किसी एंगल पर, एट सम एंगल, या फिर 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने लगूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा डिले आ रहा है स्क्रीन में बट आ जाएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मूव कर रहा है, इफ चार्ज इज मूविंग, यार ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड, लेट मी ट्राई समथिंग। इफ द चार्ज इज मूविंग, यार आज ना इंटरनेट का कुछ इशू है, मुझे लग रहा है ज्यादा ही। सर बारिश हुई थी। बारिश से नहीं है, कुछ और चक्कर है यार, मेरा एक सिम तो चल ही नहीं रहा है, मुझे लग रहा है ब्लॉक वगैरह कर दिया है कुछ, तो पंगे चल रहे हैं ना आजकल थोड़े से, भारत बंद यस वगैरह था, सर। मुझे ऐसा लग रहा है उसकी वजह से नहीं कुछ सर। कुछ कुछ हो रखा है। मतलब एक दो मेरी वोडाफोन वाली सिम तो चल रही है, जियो में जिसको मैं यूज करता हूँ वो बंद हो गई है। तो अब ऐसा कुछ मुझे डाउट हो रहा है यार इस चीज पे कि शायद जो है कुछ तो गड़बड़ है, बट लेट्स ट्राई। ये है ऐसा, एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है? आवाज देखो, हाँ अभी आया ये, यानी तो इसका तो चल तो रहा है। इसको भी फोन से ही जोड़ लेते हैं, टैब को भी, तो शायद बेटर हो जाएगा। अब समझा, क्या समझा बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मूव करना जरूरी है, अगर तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो, है ना। फोर्स लगेगा तो चार्ज का मूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो मूव करने के लिए भी हमारे पास कंडीशन होगी बेटा, कि नीचे देखो मैंने जो ड्रॉ किया है रेड कलर से, नीचे वाले डायग्राम में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज है, ये चार्ज अगर लेफ्ट राइट मूव करेगा ना, मतलब अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या फिर अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस पर कोई भी फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं लगने वाला।
इवन इफ द चार्ज इज मूविंग, अगर चार्ज मूव भी करे मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी लिख देते हैं, लेट इट बी बी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज चाहे मूव भी करता रहे, अगर वो मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों ही केसेस में से कोई सा भी रहेगा, तब भी इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, दो बातें समझ आई आपको? यस सर। है ना? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो मोशन का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैग्नेटिक में मोशन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें भी एक स्पेशल केस आ गया कि अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर मोशन है चार्ज का, तो आपको कोई भी उस पर फोर्स लगता हुआ नजर नहीं आए। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी कंडीशन बच गई फिर? चलो सर आपने बोल दिया इन कंडीशंस में तो नहीं लगेगा, फिर कब लगेगा? तो अब देखो कब लगेगा वो बताते हैं आपको। मान लो ये चार्ज था, अब इस चार्ज के पास उन दो डायरेक्शन के अलावा इनफाइनाइट डायरेक्शन हैं जिसमें ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो जो आपका मोस्ट फेवरेबल जो मस्त वाला केस रहता है, जिसमें हम लोग मैक्सिमम बात करते हैं कि फोर्स लगेगा लगेगा, कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज का वेलोसिटी है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर एक स्पेशल केस अराइज होता है इस कंडीशन में। उस केस को हम बोलते हैं क्या, कि ये जो पार्टिकल है ना, जो चार्ज है, ये क्या करेगा बेटा, ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा इधर, है ना, एक सर्कल के अंदर मूव करने लगेगा, एक सर्कल के अंदर मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जब आप डायरेक्शन लेते हो ना फोर्स का, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना हमेशा सेंटर सीकिंग हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही मिलेगा, और ये फोर्स आपको कंटिन्यूअसली सेंटर की तरफ लगता रहेगा, तो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। कंडीशन कब? जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको स्पेशल कंडीशन मिल गई। सबसे पहला समझ आया कि फील्ड के डायरेक्शन में है या फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज क्या समझ आई कि अगर परपेंडिकुलर है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, पाथ कैसा रहेगा बेटा, कैसा पाथ? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अभी हम ना इसके फॉर्मूलाज भी आपको बताएंगे, आपको मैम ने भी बताए होंगे कि रेडियस ऑफ पाथ क्या होगा, है ना, पिच होगा, पिच नहीं होगा सर्कुलर में, पिच नहीं होगा। देखो दो कंडीशन समझ आई, अब आपको थर्ड कंडीशन समझाता हूँ जो मोर जनरल कंडीशन है, देखो उसको समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगेगा, अब चार्ज के पास कौन सा तरीका बच गया भाई, हमने पैरेलल देख लिया, परपेंडिकुलर देख लिया, अब इन एट एनी एंगल थीटा। तो मान लो ये चार्ज आया, ये किसी एंगल थीटा के ऊपर मूव कर रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अब क्या करेगा ना, ये इस पर फोर्स तो लगेगा बट ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, इस चार्ज पर फोर्स तो लगेगा बट ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, ये ऐसे पाथ में मूव करेगा, एक ऐसा पाथ आएगा ऐसे, इस टाइप के पाथ को क्या बोलते हैं बेटा, हेलिकल। हेलिकल पाथ, है ना, स्प्रिंग जैसा, जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा ना ऐसे घुमावदार सा, तो ये हेलिकल पाथ है। इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो रेडियस मिलने वाला है इसका, भाई हेलिक्स है तो इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, सेंटर से लेके मान लो इधर मान लो रेडियस है, राइट। दूसरा क्या मिलेगा, पिच। पिच मतलब होता है कि आप जब एक 360 डिग्री रोटेशन करेगा अलोंग द हेलिक्स, तो हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, पिच, है ना। क्योंकि ये क्या करता जा रहा है, घूमते 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 आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो घूमते 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 आगे भी अगर ये बढ़ेगा तो हमें क्या मिलने वाली है, एक तो रेडियस ऑफ द पाथ मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल पिच। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पिच। अब एक चीज अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी v है, इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पिच ऑफ दिस पार्टिकल या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पिच ऑफ दिस चार्ज, कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, cos थीटा की sin थीटा, बताओ। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कंपोनेंट है जिस डायरेक्शन में पिच करता हुआ जा रहा है, पिच मतलब किस, हॉरिजॉन्टल मोशन, cos थीटा कंपोनेंट, v cos थीटा कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बताऊं कि एक सर्कल कंप्लीट करने में ये टाइम t ले रहा है, टाइम t ले रहा है एक सर्कल कंप्लीट करने में, यानी कि जब इसने मोशन स्टार्ट किया, मान लो यहाँ से ये गया ऐसे, इसने 360 डिग्री रोटेशन किया तो ये यहाँ पर पहुंच गया दोबारा से। ठीक है, तो इसने, इसका पॉइंट 1 था इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट 2 है जब ये 360 डिग्री रोटेशन करके
एक चक्कर पूरा करके पहुंच गया, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, 360 डिग्री का तो रोटेशन कर लिया और कुछ इसने पिच कर लिया। पिच मतलब ये इतनी दूरी इसने हॉरिजॉन्टली मूव कर ली। अब इस केस में आप मुझे ये बताओ कि मैं बोल दूं कि टाइम टी लगा इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में, यानी 360 डिग्री रोटेट करने में टाइम टी लगा, तो उस टाइम में ये हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर जाएगा विद वेलोसिटी v cos थीटा, बताओ। v cos थीटा इंटू टी। v cos थीटा इंटू टी, ठीक है। तो टाइम टी ही, उतना ही टाइम इसको 360 रोटेट करने में लगा और उतना ही टाइम पिच करने में लगा, क्योंकि पॉइंट 1 और 2 तो सेम ही है बेटा, 1 से चलकर 2 पे गया है किसी रैंडम पाथ को मूव करते हुए। तो आपको मिल गया कि पिच जो है, पिच कैन बी रिटन एज टाइम टी, टाइम पीरियड होता है ये, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इनटू v cos थीटा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आपको अब समझ आई। लोरेंस फोर्स में क्या होता है, लोरेंस इकट्ठा लिख देते हैं Q इंटू ई और प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, उसको हम बोल देते हैं लोरेंस फोर्स, यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। कंबाइंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर पहला फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। उन दोनों को सम के बोल देते हैं लोरेंस फोर्स, ठीक है। इतनी बात समझ आई? आ गई? गिव मी थम्स अप यस अगर सर। जिन बच्चों को समझ आई, थम्स अप दो, है ना। अंगूठे के नहीं बताओ, ठीक है। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। और आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड रूल इसको पता है, अब आ रही है अभी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ जी, am I audible now? यस सर। आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताइए। लेफ्ट हैंड उठाओ, ऐसे करो, ठीक है। मेरी वीडियो दिखाई दे रही है? ठीक है, तो ऐसे नहीं करना अपने को, अपने यस को सर। इस उंगली को अंदर कर लेना है और इसको बाहर कर लेना है, ठीक है। ऐसे करो लेफ्ट हैंड से, तीनों, आपकी बीच वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, देख लो ऐसे कर सकते हो आप, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है बेटा, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए रूल इस्तेमाल होगा, ठीक है। कि चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है किसी फील्ड b के अंदर, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके लिए हमें यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अब देखो फोर्स का डायरेक्शन तो आपको मिलेगा अंगूठे से, जिधर आपका अंगूठा पॉइंट हो जाए वही डायरेक्शन है फोर्स का, ठीक है। बस आपको बीच वाली उंगली को और इंडेक्स फिंगर को आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे अलाइन करना है, ठीक है। ये जो बीच वाली उंगली है, मिडल फिंगर, दिस शुड बी अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, है ना। कि वेलोसिटी वेक्टर जो है पार्टिकल का, उसके डायरेक्शन में बीच वाली उंगली को अलाइन कर लो। और जो ये वाली उंगली है इंडेक्स फिंगर, इसको अलाइन कर लो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे भी आप अरेंज करोगे तो उसके बाद जो अंगूठा जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फोर्स का या मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। कुछ समझ आया आपको? ठीक है। तो अगर मैं यस सर। ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि थंब जो डायरेक्शन देगा, थंब किसका डायरेक्शन देगा, फोर्स का। फोर। और इंडेक्स फिंगर किधर होनी चाहिए, फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। और मिडल फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रखा है जी, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप मुझे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताइए कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, करो।
फोर्स का डायरेक्शन बताओ। देखो एक एक लाइन पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ोगे सब लोग ना, फिर आपको समझ आना स्टार्ट होगा। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन, ठीक है। प्लस एक्स डायरेक्शन कौन सा होता है बेटा? आई कैप डायरेक्शन ना। Yes, sir. तो वेलोसिटी Yes, वेलोसिटी किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है आई कैप डायरेक्शन में, तो ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, मैंने बना दिया, ठीक है जी। इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ this much intensity in plus y direction, ठीक है। The magnitude and direction of magnetic field is set up in this region such that the electron keeps moving along the x direction only, ठीक है जी। तो अब हमें ना क्या बताना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। बेसिकली हमें फोर्स का डायरेक्शन गिवन है। देखो जी, कोई भी पार्टिकल था, कोई भी चार्ज था, ठीक है, वो मूव कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ही उस पर क्या लगने लगेगा, कोई फोर्स लगने लगेगा, राइट। कोई भी एक फोर्स लगने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ना। देखो अगर हम इक्वेशन भी लिखते हैं बच्चे, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। अब Q तो स्केलर क्वांटिटी है और E एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो फोर्स आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका डायरेक्शन ठीक वही रहने वाला है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा दिया है बेटा यहाँ पे। मान लो मैं अपना पार्टिकल ड्रॉ कर दूं, ये मेरा चार्ज है रेड कलर का। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 वोल्ट Positive पर वाली। सेंटीमीटर इन द, है ना, जे कैप डायरेक्शन में है। तो यानी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, G गैप में। जे कैप में, है ना। ये एफ जो लग रहा है वो जे कैप में लग रहा है। मैं इसको बोल देता हूँ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उसको एफ बी बोल देंगे दूसरे वाले को, ठीक है। तो ये फोर्स लग रहा है जे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ये पार्टिकल v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, और अगर इस पर कंटिन्यूअसली फोर्स f लगता रहे ऊपर, तो क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर पाएगा, या इसका डायरेक्शन चेंज होगा मोशन का, बताओ। 11th में आपने मैकेनिक्स पढ़ी है ना। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, उस पर आपने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया ऊपर की तरफ, तो क्या होगा बच्चे, क्या ये ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ता हुआ चला जाएगा, चला जाएगा। अब इसको प्रिवेंट करना है, हमें इसको प्रिवेंट करना है ऐसे ना मुड़े। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पर कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लगाओ ताकि ये इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन ओनली, ये एक्स डायरेक्शन में ही मूव करता चला जाए, ये एक्स डायरेक्शन में ही मूव करता चला जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बोलना पड़ेगा यार इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो कितना होना चाहिए, 0। यानी कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लग जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ये फोर्सेस, और नेट इफेक्ट Yes, ऑफ sir. दीस टू फोर्सेस ऑन द पार्टिकल इज 0। फिर पार्टिकल पर इन दोनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा, ठीक है जी। चलिए समझ आता है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपको मिल गया, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का डायरेक्शन मिल गया। अब आप मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो कौन से डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, मिडल फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉइंट कर लो, मिडल फिंगर को लेफ्ट टू राइट पॉइंट कर लो यानी एक्स डायरेक्शन में, और थंब को कर लो डाउनवर्ड। तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है किधर पॉइंट कर रही है, आपके मुंह की तरफ पॉइंट कर रही होगी, देखो करके देखो। Yes, sir. इस डायरेक्शन, इसको मिडल फिंगर को आप अलाइन कर लो एक्स डायरेक्शन में, और थंब को अलाइन कर लो डाउनवर्ड में, क्योंकि आपका फोर्स डाउनवर्ड है मैग्नेटिक। अब ऐसा करने पर जो आपकी इंडेक्स फिंगर है आपकी तरफ पॉइंट कर रही है, यानी अवे फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन से अवे आपकी तरफ। तो वो कौन सा डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव जेड की नेगेटिव जेड, Positive Z. है ना, पॉजिटिव जेड होगा। तो फिर हम दो ऑप्शंस को तो उड़ा ही देते हैं पहले ही। कौन सा ऑप्शन, बी एंड डी गए, अब ये नहीं हो सकते हमारे आंसर। अब हमें पता चल गया। अब दूसरा स्टेप क्या है बच्चे, दूसरा है कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फाइंड आउट, मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अब वो बताओ आप मुझे, वो कैसे करने वाले हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड? सर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट कर बराबर देंगे। इक्वेट कर दो, है ना। क्यू इंटू ई होता है हमारा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्यू इंटू ये किसको, इसको इक्वेट कर दो, किससे करोगे, मैग्नेटिक फोर्स से। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, B. है ना। तो अब देखो क्यू तो दोनों साइड कट जाएगा बेटा, क्योंकि बराबर रखना है हम दोनों, हमें इनको। तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू वी इंटू बी, वी इंटू बी। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर आपका क्या हो, एंगल 90 डिग्री हो, तो वी बी साइन थीटा होगा। साइन थीटा जो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो 1 आ जाएगी वो वैल्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ई शुड बी इक्वल टू वी इंटू बी। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेलोसिटी का दे रखा है, तो बी कैन आई फाउंड आउट, बी विल बी इक्वल टू ई बाय वी। निकालो वैल्यू, बी की वैल्यू आएगी ई बाय वी। ई भी दे रखा है क्वेश्चन में, ई कितना दिया है, कितना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो पर मीटर में निकालो, वोल्ट पर मीटर में कैलकुलेट करना है आपको इसको ना। और 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10⁴ आ जाएगा, वो 10⁴ था, तो मीटर में करोगे तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना दे रखा है, 6 इंटू 10⁶। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो बच्चे, इसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू 10⁻⁻² और -1 -3 टेस्ला। तो 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड। तो फिर मेरा सही आंसर कौन सा हो गया जी, बताओ। Option C. ऑप्शन, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये समझ आ गया वो तो ठीक है, जिनको समझ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया, एक बार इसको पढ़ो, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा कम समझ आया है। एक बार पढ़ो कि क्या पूछा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को याद करो, और बाकी क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट पढ़ो। लेफ्ट हैंड रूल आपको लिखा हुआ है कि थंब फोर्स की तरफ होगा, और इधर लिख भी देता हूँ फॉर लेफ्ट हैंड। ठीक है, फ्लेमिंग ने दिया था, फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, है ना, उनका सर नेम था बेसिकली फ्लेमिंग, तो उन्होंने रख दिया। तो यहाँ पे इससे आपको डायरेक्शन मिलेगा, और क्योंकि पार्टिकल को या चार्ज को डेविएट नहीं होना था, एक ही पाथ पे जाना था, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर रहे, कट गए, दोनों की वैल्यू इक्वेट कर दी, तो हमें क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, ये मिलेगा। तो यहाँ पे लोरेंस फोर्स की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, 0, है ना। नेट फोर्स ही होता है ना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 0 हो जाएगा, तो लोरेंस फोर्स इज 0, ठीक है, समझ आया। यस सर। अगला क्वेश्चन कराते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर, इसके सॉल्यूशंस यहाँ दिए हुए हैं, शॉर्टकट में यहाँ भी दे रखे हैं, थोड़ा थोड़ा चीजें जो एक्स्ट्रा लिखवाई हूँ मैं यहाँ लिखवाता जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ से बस फोर्स का तो यही है यार, इधर से ये हो गया, ये हो गया, और एक इक्वेशन होती है लोरेंस फोर्स की, वो ये वाली है, ठीक है, ये। तो यहाँ पे 0 फोर्स था, नेट फोर्स 0 था, तो हमारा पार्टिकल डेविएट नहीं हुआ, ठीक है। बाकी इधर ना अपन साइन वगैरह एडजस्ट हो जाते हैं, तो हम लोगों ने इक्वेट किया मैग्नीट्यूड वाइज, बट अगर हम साइन के हिसाब से करते तो भी ये इक्वेशन वैलिड रहती है, इक्वेट हो जाता, कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलिए अब ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, पढ़ो यार इसको साथ साथ में ना, ऐसे फिर गड़बड़ रहेगा, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा तुम्हें। पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass m is moving with velocity minus v I cap towards a large screen placed in yz plane at a distance d. If there is a magnetic field b, the minimum value of v for which the particle will not hit the screen is, ठीक है। यहाँ पे ना आपको चीजों को पकड़ना पड़ेगा, एक एक टर्म को पकड़ना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन अभी किए नहीं है ना इस टॉपिक पे, तो इसलिए आपको एक एक वर्ड को पकड़ के सीखना पड़ेगा। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट के बहुत लिमिटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो डरेंगे नहीं, ठीक है। ये रेडियस ऑफ पाथ का क्वेश्चन है बेसिकली, रेडियस ऑफ द पाथ। तो अभी आपको बताया था
कि अगर परपेंडिकुलरली जाए किसी फील्ड से परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो क्या होता है, पाथ कैसा रहता है, हेलिकल की सर्कुलर? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ रहेगा, राइट। अब देखो बच्चे, अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी माइनस v आई कैप, यानी कि माइनस x डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। तो पहले पार्टिकल ड्रॉ कर ले, ये आ गया। इसकी वेलोसिटी है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी है नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर, क्या है, v वेलोसिटी है, ठीक है। टुवर्ड्स अ लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन क्या होता है, एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा, उसी को बोलते हैं वाई जेड प्लेन। ये आपका वाई जेड प्लेन होगा, ऐसा प्लेन जिसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये इधर इस स्क्रीन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम दिस पार्टिकल। तो इन दोनों, इनकी दूरी कितनी है इनिशियली, ये डी दूरी पर स्टार्ट, जब ये इसने मोशन स्टार्ट किया है तो डी दूरी पर सिचुएटेड है, ओके। इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन इज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा दिया है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा दिया है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। अगर अपन एक्स वाई जेड ड्रॉ करें तो ऐसे ही करते, ये एक्स है, ये y है, और इधर वाला ये z हो गया। तो अगर मैं फील्ड को ड्रॉ करूं बच्चे, तो कैन आई ड्रॉ द फील्ड लाइक दिस, अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। आपको तीर के निशान का एरो हेड दिखाई दे रहा है ना, टेल अगर दिखाई दे तो उसको क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर ऐसे एरो हेड दिखाई दे तो क्या बोलेंगे उसको हम, क्या बोलेंगे बच्चे, अरे बोलो। ये कैसा है फील्ड, ये मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, तुम्हें पता चल रहा है क्या है ये, यस सर। ये फील्ड है, मैंने फील्ड ड्रॉ किया, मैग्नेटिक फील्ड। और किधर है ये, सब बाहर। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन। जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है उससे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लाई कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो अब देखो, वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यस सर। है। तो क्या ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, यस सर। अभी बताया था तुमने, यस देखो सर। ये रहा, कौन सा वाला, यहाँ से यहाँ जो मिटाया था इससे पहले, हेलिकल से पहले, जब 90 डिग्री पे था, तो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा जी। तो जब ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, तो मेरे दोस्त ये बताओ, क्या ये ऐसे जाएगा किसी रेडियस आर पे, है ना। भाई कोई इधर ऐसे रेडियस बन गया तो इसी किसी रेडियस आर के पाथ में ऐसे मूव कर जाएगा, है ना। तो इसका एक्चुअल पाथ क्या यस रहेगा, सर। सर्कुलर पाथ रहेगा। तो अभी बोल रहा है कि डिस्टेंस डी पर जाते जाते जो है इस स्क्रीन से ना टकराए, ये स्क्रीन से ना टकराए। तो भाई स्क्रीन के साइज के बारे में तो हमें पता नहीं, स्क्रीन तो कितनी बड़ी हो सकती है, ऐसे बड़ी सारी स्क्रीन हो सकती थी। तो हमें क्या करना है, प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है बच्चे, ये पार्टिकल ना ऐसे जाए, ऐसा जाए बिल्कुल ऐसे करके, और सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाए, तो फिर हमारी स्क्रीन से ये टकराएगा नहीं। तो अब हमें क्या बताना है कि, अब हमें क्या बताना है कि रेडियस ऑफ द पाथ, है ना, रेडियस ऑफ द पाथ शुड बी इक्वल टू डी। जो रेडियस यस ऑफ द सर। पाथ है वो डी के बराबर होगा, है ना। जो रेडियस ऑफ द पाथ है वो डी के बराबर हो सकता है ना, तब तो ये बच जाएगा। और अगर रेडियस ऑफ द पाथ डी से ज्यादा हो गया तो फिर ये स्क्रीन से टकरा जाएगा, फिर ये कंप्लीट सर्कल एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो आपको पूछ रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन। मिनिमम वैल्यू ऑफ v बताना है, यानी कि आपको लिमिटिंग कंडीशन की बात करनी है कि रेडियस शुड बी इक्वेटेड टू डिस्टेंस d विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द वेलोसिटी v, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द पाथ का फॉर्मूला जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, हम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट करके एक फॉर्मूला निकालते हैं यस जिसको सर। बोलते हैं रेडियस r इज इक्वल टू mv बाय क्यू बी। इंटू बी।
mv बाय q इंटू बी। ये आता कहां से बच्चे, देखो mv स्क्वायर अपॉन r होता है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स Yes, से sir. इक्वेट कर देते हैं QVB से। साइन थीटा आएगा, बट ये कौन सी कंडीशन है, ये सर्कुलर पाथ वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे साइन थीटा 90 डिग्री साइन 91 हो जाता है, तो इधर जो साइन 90 आता वो हट गया है। बाकी हमें पता चल गया कि इस फॉर्मूला से सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड बी इक्वेटेड टू मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा भाई, मान लो किसी कंडीशन में ये पार्टिकल इधर पहुंचा है, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो mv स्क्वायर बाय r है, वो बाहर की तरफ लग रहा होगा, और जो अंदर की तरफ इसको होल्ड किए हुए है वो मैग्नेटिक फोर्स है, वो अपना q इंटू वी इंटू बी है। तो ये दोनों बराबर रहेंगे, हमेशा इक्वेटेड रहेंगे, इसलिए पाथ ये हमेशा एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन में, v की वैल्यू पूछी है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। Mass of the particle is given, charge is also given, magnetic field is also given, and velocity क्या पूछा है, v की मिनिमम वैल्यू पूछी है, निकालो बेटा, सर बताओ। सी ऑप्शन। Option C. ऑप्शन सी क्या है? तो देखो यहाँ पे इधर से सॉल्व करने लगे आगे, तो अपने को v की वैल्यू क्या मिलेगी, आर क्यू बी अपॉन एम। तो r की जगह क्या रख देंगे बेटा, d रख D. देंगे, है ना। तो d, चार्ज की वैल्यू q दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड b नॉट दे रखा है अपॉन m, तो ये हमारी v की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या तुम्हें समझ आया ये क्वेश्चन क्या था, यस Yes, सर। sir. किसी बच्चे को डाउट है अभी, जिसको डाउट है पूछ लो, है ना, क्योंकि अभी शंका समाधान हो जाएगा बेस्ट है, फिर बाद में चीजें ये जो बताई भूल जाओगे और डाउट और गहरा हो जाएगा। बताओ, डाउट है, नो सर। अगला क्वेश्चन करें फिर, चलो। तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर दिस वन, बहुत आसान क्वेश्चन है। चार्ज पार्टिकल कैरिंग चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी if an external magnetic field of this strength exists in the region where the particle is moving, then the force on the particle is, फोर्स निकालना है। तो भैया बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी वेलोसिटी v से कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स Magnetic का force. फॉर्मूला अभी बताया, q इंटू V वी cross क्रॉस। V. p क्रॉस v, है ना। तो आपको निकालना है f जो है, यानी कि इसकी वैल्यू मतलब f इंटू 10⁹ जो है वो किसके बराबर है, q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये आपको निकालना है बेटा, q की वैल्यू भी दे रखी है, v की वैल्यू भी दे रखी है, एंड b की वैल्यू भी दे रखी है। बस यहाँ पे क्वेश्चन अभी फिजिक्स को छोड़ के किसका बन गया है, ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर का, v एंड b का, निकालो फटाफट से। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, यस सर। ठीक है, तो आप भी करते रहो, मैं नीचे स्पेस में मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वैल्यूज दे रखे हैं, देखो। बी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा आया, बी। अरे ये निकालना अपने को, f की वैल्यू निकालनी है, 10⁹ से डिवाइड करो जो भी आया उसको। अपने को q दे रखा है, q इज गिवन एज 10⁻⁻6, ठीक है। अब अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो v क्रॉस b, तो v वेक्टर इज गिवन एज 2 3 4 एंड b इज गिवन एज 5 3 -6, ऊपर i कैप j कैप e कैप, ठीक है। अब करते हैं भाई इसको, 10⁻⁻6 को तो बाद में देखेंगे अपन, और अच्छा इधर भी 10⁻⁻3 था, इसको 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोल लेते हैं, तो आई कैप के साथ क्या आएगा, -18 एंड -12, तो -30 आई कैप, फिर
जे के साथ आएगा -12 एंड -20, -32, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ जे, तो +32 जे कैप। और के के साथ आएगा 3 2 6 -5 3 15, 6 -15 कितना होगा, -9 के कैप। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये किसके बराबर है, एफ इंटू 10⁹ के। इधर 10⁹ को भी नीचे ले जाओगे तो 10⁻⁹ है, सॉरी -9, ठीक है। तो इधर -9 से -9 उड़ गया, तो एफ किसके बराबर आएगा, एफ इज इक्वल टू -30 आई कैप +32 जे कैप -9 कैप। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, ऑप्शन बी आ गया। B. बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। कर लोगे, ये तो आसान था, डॉट प्रोडक्ट था, क्रॉस Yes, प्रोडक्ट। sir. ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है। आपने बी बताया था बेटा ना, किसने बताया था, कृष्ण ने बताया था, गुंजन ने, जिसने बताया था बी बताया था सही आंसर है। ठीक है, मैंने बताया था। हाँ ठीक है, तो बी अपना ऑप्शन ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये करते हैं। A beam of protons with speed this enters a uniform magnetic field at an angle 60° to the magnetic field. The pitch of the resulting helical path of protons is close to. तो आपको पिच की वैल्यू बतानी है। पिच क्या थी बच्चे, टाइम पीरियड इनटू v cos थीटा, है ना, v इंटू cos थीटा। cos थीटा कंपोनेंट ही था जो पिच की डायरेक्शन में मूव करा रहा था पार्टिकल को, हेलिकल पाथ के अलोंग मूव करा रहा था, राइट। तो v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। अब सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई। अगर कोई पार्टिकल मूव करता है ना किसी सर्कल के अलोंग, तो उसके अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने ये करा होगा, लिख लेते हैं, इसको याद करने लायक चीज है। 2πm/क्यू, 2πm/क्यूब इज दिस टाइम पीरियड। और पिच क्या होता है, पिच इज इक्वल टू टी इंटू वी कॉस थीटा। तब आपको पिच निकालना है, निकालो बेटा। m is the mass of particle, q is the charge on the particle, b is the magnetic field का strength, पाई तो कांस्टेंट है, और बाकी v cos थीटा, v is the velocity। तो देखो क्या क्या गिवन है, प्रोटोन है, बीम ऑफ प्रोटॉन्स विद स्पीड, स्पीड का मतलब आपको वेलोसिटी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला, एंगल थीटा 60°, राइट। मास ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो गिवन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज आल्सो गिवन। नहीं भी दिया होता तो हमें पता है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन इज नथिंग बट +1e, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा ना। तो वो नहीं भी दिया होता तो हम लिख लेते कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। बताओ फटाफट। अच्छा मुझे बताओ ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे आया, किसी बच्चे को समझ आ रहा है। t इज इक्वल टू 2πm/क्यूब, याद है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा, पहले आंसर सर निकालते। ओमेगा की वैल्यू होती है ना QB/m। हाँ यस, है ना, ओमेगा से आ रहा है। देखो ये भी सर्कुलर मोशन से ही आया है बेटा। देखो कैन बी राइट टी, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, टी 2πm/क्यूबी, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, क्यूबी को लिख लेता हूँ, क्यूबी इज इक्वल टू 2πm/t, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2π और m इधर ले आते हैं, अभी m ऐसे लिख लिया, तो क्यूबी और इज इक्वल टू 2π/m। तो इसको लिख दूं 2π क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा × m, ठीक।
अब इन दोनों साइड ये जो आप बोल रहे थे ना ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, ठीक है, तो वो फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड वेलोसिटी v से मल्टीप्लाई कर दूं, तो q इंटू वी इंटू बी इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू ओमेगा। कैन आई राइट v एज r ओमेगा, सर्कुलर मोशन है तो v को मैं r ओमेगा लिख देता हूँ, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और क्यू भी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, दोनों बराबर, तो फोर्स बैलेंस से ही आया है फॉर्मूला भी मेरा। मैंने उल्टा कर दिया आपके लिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाते तो आपका आंसर आ जाता टाइम पीरियड इन द रोटेशन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है ना, तो अभी आपको वैल्यूज डालनी है खाली इस फॉर्मूला में, करो। सेकंड ऑप्शन आ गया, 5 सेंटीमीटर आया, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो गलत आ गया है तो यार, फिर इसका आंसर तो डी है। चलिए वैल्यूज डालते हैं फिर, अभी फटाफट मैं करता हूँ इसको। तो भाई बताओ इसमें v की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, बताओ बताओ फटाफट। v इज गिवन एज 4 into 10 to the power 5 meter per second. 4 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए हमें, cos थीटा, cos ऑफ 60 कितना होता है, √3 बाय, सॉरी cos ऑफ 60 1/2 होता है, 1/2। उसके बाद 2 पाई इंटू एम, मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन एज 1.67 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाय चार्ज 1.69 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी है 0.3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब कर लेना तुम लोग इसको सॉल्व, 4 5 आप कंफ्यूज हो गए शायद एस्टिमेशन में, 4 सेंटीमीटर का आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ तो आ गया कंसेप्ट इसका, कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये भी पिच से रिलेटेड क्वेश्चन है, पिच से। समझ आ गया क्वेश्चन। The figure shows a region of length L with a uniform magnetic field in it and a proton entering the region with velocity this, making an angle 60 degree with the field. If the proton completes 10 revolution by the time it crosses the region as shown in the figure, क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड एल, तो आपको विड्थ ऑफ द रीजन फाइंड आउट करना, ठीक है बेटा। देखो ये रीजन है, इसमें प्रोटॉन एंटर करता है लेफ्ट साइड से, 60 डिग्री पे दिखाया भी हुआ है इधर से। अब ये एंटर करेगा तो क्या कर रहा है, 10 रेवोल्यूशन, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके पूरे 10 रेवोल्यूशन करके, और फिर ये इस रीजन से बाहर निकल जाता है। तो आपको इसकी विड्थ बतानी है, ये जो एल है ये बताना है कितना होगा। 10 रेवोल्यूशन कर रहा है तो कितना होगा, ये एल विल बी इक्वल टू 10 टाइम द पिच, है ना, L विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ पिच
क्योंकि एक रेवोल्यूशन में एक पिच के बराबर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, 10 रेवोल्यूशंस में 10 पिच के बराबर मूव करेगा। तो एल जो है विड्थ ऑफ द रीजन इज 10 टाइम्स द पिच ऑफ द मोशन। अभी पिच निकालो पहले, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर एल मिल जाएगा। पिच का फॉर्मूला अभी बताया था पहले, क्या था? टी इज इक्वल टू 2 पाई फॉर्मूला बताया था, by बताओ जी। m upon qv. 2 पाई वी अपॉन क्यू बी, यही था। 2 pi m upon qv. हाँ, 2 पाई एम था। 2 पाई क्या गलत कर दिया तुमने यार, 2 पाई m/, तो यहाँ से आपको मिलेगा टी, और उसको वी cos थीटा से मल्टीप्लाई करो तो आपको पिच मिल जाएगा। C option. ऑप्शन सी 0.44 मीटर। अभी देखते हैं बेटा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ठीक है, सी आंसर सही है। सभी बच्चे कैलकुलेट करो पर, लेकिन पहले पिच निकालो। पिच को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब आपका पिच आएगा 0.044 मीटर आ जाएगा पिच, यानी टी इंटू वी कॉस थीटा। टी इंटू वी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 0.044 मीटर आएगी। उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका विड्थ जो एल है वो 0.44 मीटर आ जाएगा। करो सब बच्चे। यस सर, सी ही आ रहा है। सी आ रहा है? Yes, sir. चलो इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके। 2 पाई m/क्यू बी लगाएंगे तो टी मिल जाएगा हमें। वैल्यूज हमें गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, सब दे रखा है। पिच इज इक्वल टू टी इंटू वी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा कंपोनेंट ही होता है वेलोसिटी का जो अलोंग दिस डायरेक्शन होगा। दिस इज नथिंग बट वी कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो यही कंपोनेंट है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। फिर आपको मिल जाएगा कि लेंथ ऑफ द रीजन एल इज इक्वल टू 10 इंटू पिच। ये वी कॉस थीटा इंटू टी क्या है? दिस इज पिच। तो आप वैल्यूज रख दो सारी, 10 इंटू वी कॉस थीटा 2 पाई m/क्यू बी, सभी वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। वी भी दे रखा है, वी सब्सटीट्यूट कर दिया, 2 पाई की जगह ये सब्सटीट्यूट कर दिया, और सब वैल्यूज डालने के बाद आपका आंसर आएगा एल इज इक्वल टू 0.44 मीटर्स, ठीक है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन था, बस इसमें 10 से मल्टीप्लाई और करना था, तो ये आप कर लोगे। नहीं समझ आएगा तो डाउट डिस्कशन ग्रुप पे मैसेज डालना, फिर बताएंगे आपको, ठीक है। अब भैया ये करो क्वेश्चन नंबर 6, इसको अच्छे से पढ़ के बढ़िया से करो, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट क्या लगाओगे वो इमेजिन करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा, हिंट दूंगा, फिर करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे आपको, ठीक है, डाउट्स पूछ के। A proton with kinetic energy 1 mega electron volt moves from south to north, तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, यानी कि जे कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्रोटॉन। उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी गई है
it gets an acceleration of 10 to the power 12 meter per second square by an applied magnetic field west to east। यानी कि आपका आई कैप डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से इसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है प्रोटॉन। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, आपको वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चे, अब देखो आपको मास ऑफ प्रोटॉन भी दे दिया गया है। मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन, एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन इज गिवन। तो क्या हमें फोर्स पता है कि प्रोटॉन पर लगने वाला फोर्स क्या हमें पता है बच्चे? हेलो, Yes, sir. प्रोटॉन पर लगने वाला फोर्स हमें पता है। वी हैव टू इक्वेट दैट फोर्स विद मैग्नेटिक फोर्स, है ना। उस फोर्स को हमें मैग्नेटिक फोर्स से इक्वेट कर देना है। जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वही तो एक्सेलरेशन कराएगा 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकंड का। तो यही एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही आ रहा है ऑन अ मास ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम्स। तो आपको क्या करना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड दैट शुड बी इक्वेटेड टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बच्चे? Q इंटू V इंटू B, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी दे आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर। तो साइन थीटा आपका जो है वो 1 हो जाएगा। तो QVB शुड बी इक्वेटेड टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब करो, अब इससे ज्यादा हिंट नहीं देंगे, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी क्वेश्चन में नहीं दिया है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है। तो पहले आपको चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है बच्चे? चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 इंटू ई, है ना, 1E प्लस 1। ट्राई करो एक बार, निकालो आंसर, फिर नहीं निकलेगा तो सोल्व कराएंगे, तो मिलके सोल्व करेंगे सब। ऑप्शन ए आया किसी का? ऑप्शन ए, Yes, sir. ए आया, ठीक है। तो देखो बच्चे, हम इक्वेट करेंगे किसको? न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इक्वेट किससे कर देंगे? Q इंटू V इंटू B से, ठीक है। लेकिन अब इस इक्वेशन में हमें दो, देखो एक पार्टिकल था, पहले तो ड्रॉ करता हूं मैं। ये चार्ज है, प्रोटॉन है, ये क्या है, किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ मतलब देखो मैप में ऐसा होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथ टू नॉर्थ का मतलब है वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स बोले तो जे कैप डायरेक्शन में इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो जिस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी होगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल गया कि वर्टिकली अपवर्ड है। उसके बाद बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है जो कि वेस्ट टू ईस्ट लग रहा है। वेस्ट टू ईस्ट बोले तो लेफ्ट टू राइट, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ये दे दिया। अब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स वो क्या होगा? Q इंटू V इंटू B के बराबर होगा। और यही फोर्स किस चीज को जन्म दे रहा है? एक एक्सेलरेशन को, m इंटू a, जो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे रखी है, मास भी दे रखा है। तो आपको QVB की वैल्यू पता है, लेकिन आपको QVB की तो वैल्यू पता है, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट V, B एंड Q आपको पता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन तो क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1E के बराबर आपका चार्ज होता है। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है। हाउ कैन यू कैलकुलेट द वेलोसिटी बच्चे? काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी से हम क्या लिखेंगे? Ke इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mv स्क्वायर। तो V कैन बी इक्वेटेड, V को कैसे निकाल सकते हैं? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। V इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से आपको ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है क्वेश्चन में? देखो 1 मेगा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, है ना। तो इसके अंदर E इंटू 10⁻6 लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी है E इंटू 10⁻, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है ना, तो E से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी वो सीधा सीधा। तो आप इसको करो, V इज इक्वल टू √2 इंटू के की वैल्यू रखो 1 इंटू E इंटू 10⁻6 बिकॉज मेगा है, राइट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन बाद में रख लेंगे, m ही रख देते हैं, ठीक है। अब b की वैल्यू पता चल गई, अब आपको b निकालना है, तो बाकी सब चीजें आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन a कैन बी रिटन एज qvb बाय m। तो q इंटू v की वैल्यू अभी निकाली, अभी कितनी है बच्चे, 2e इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय m इंटू b तो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय m ऑल्सो, तो यहाँ पे m और आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको फॉर्मूला मिल गया। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज E प्लस E, यहाँ से EB बाय m और √2e 10⁻6 बाय m। अब इसमें अपन लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह हम रख देंगे 10⁻12 इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, ठीक है जी। उसके बाद डिवाइडेड बाय m, मास ऑफ प्रोटॉन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक है, ये हो गया। इंटू b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटू फिर से वैल्यूज रख दो, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक है। यहाँ से आप b कैलकुलेट करो, तो b जब कैलकुलेट करोगे तो b विल बी इक्वल टू 0.71 मिली टेस्ला, है ना। b विल बी इक्वल टू 0.71 मिली टेस्ला। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो आएगा वो आपका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है जी। तो ये आपका है क्वेश्चन। तो आपको पता चला हुआ क्या है, यहाँ पे पार्टिकल था, प्रोटॉन था, वो एक्सेलरेट हुआ, इसका डायग्राम भी दे रखा होगा सॉल्यूशन में, देखो ये रहा। एक पार्टिकल था विद वेलोसिटी v मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो अब आपको निकालना था कि जो एक्सेलरेशन मिला इस पार्टिकल को 10⁻12 जिसकी वैल्यू थी, वो किस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मिल रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो निकाल पाए। क्यों? क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता चला कि फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन ए। तो मास इंटू ए एक्सेलरेशन हो गया, वो क्या आएगा, Q इंटू वी इंटू बी। साइन थीटा की जगह हमने 90 साइन 90 रख दिया, बिकॉज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फिर हमने निकाल लिया इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, हमने वैल्यूज निकाल ली बच्चे, ठीक है। अच्छा ओके, ये किस टाइम पे कैलकुलेशन हो रही है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये और कर लेते हैं 7th क्वेश्चन, फिर छोड़ देंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करो। पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज as of electron moves in a circular path of radius under the influence of magnetic field if an electric field of this strength makes it to move in a straight path then the mass of the particle is। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, ठीक वैसा सा ही क्वेश्चन है, देखो रिपीट भी हुआ है ना। तो ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, यानी आपको यहाँ भी क्या करना है बच्चे, स्ट्रेट पाथ में मूव कराने। तो क्या होगा इसका मतलब, क्या बोलेंगे बच्चे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वेटेड टू, किससे इक्वेट कर दें, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन moves in a circular path of radius 0.5 centimeter under the influence of a magnetic field of 0.5 टेस्ला। तो यहाँ से मुझे पता चला कि इनिशियली वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90।
है ना। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, कैसे पता चला, बिकॉज इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है जी। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, जो पार्टिकल था वो अब सर्कुलर पाथ में मूव ना करके सीधे स्ट्रेट पाथ में मूव करने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कैंसिल्ड आउट बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वेटेड टू द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और साइन थीटा में पता चला, बिकॉज इनिशियली इट वाज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो हमारा थीटा मतलब क्या है कि 90 डिग्री है। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है बेटा। तो मैं सीधा लिखूंगा Q इंटू ई शुड बी इक्वेटेड टू Q इंटू वी इंटू बी। ठीक है जी। क्या क्या उड़ा लें, Q को उड़ा देते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा देखो गिवन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ द पार्टिकल m निकालना है। ठीक है, तो अब मास ऑफ द पार्टिकल निकालना है, और बाकी क्या है, गिवन है रेडियस गिवन है, और b गिवन है, और e गिवन है। ठीक है, तो इसको अपने को उसके फॉर्म में निकालना पड़ेगा, फोर्स के फॉर्म में जो हम करते थे ना, m इज इक्वल टू जो फोर्स होता था ना रेडियस, सॉरी सेंट्रीपिटल, से सेंट्रीपिटल एंड मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट करके हम रेडियस का जो फॉर्मूला निकालते थे, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, एक तो इक्वेशन ये यूज करेंगे और एक दूसरा ये, इन दोनों को यूज करके आप फाइंड आउट करो। इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करके अब मास फाइंड आउट करो। तो इक्वेशन 1 में आपका मास है ना, जो हमें निकालना है, और इक्वेशन 2 में और वैल्यूज हैं, तो सब्सटीट्यूट करो, टेक द वैल्यू ऑफ मास, या फिर इक्वेशन 2 से कुछ वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर लो, और फिर मास के लिए एक इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन 2 से हम क्या कर सकते हैं बेटा, वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 v इज इक्वल टू ई बाय बी, और इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू क्यू आर बी बाय वी। तो m इज इक्वल टू q इंटू आर इंटू बी, और v की जगह हम क्या लिखेंगे, e बाई बी। तो ये e नीचे और b ऊपर, तो ऊपर स्क्वायर चला गया, तो m कैन बी इक्वेटेड बाय क्यू आर बी स्क्वायर बाई e। अब देखो सारी चीजें गिवन है, चार्ज पार्टिकल है सेम चार्ज एज दैट ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, रेडियस ऑफ द पाथ इज गिवन 0.5 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 0.5 टेस्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी गिवन, कहाँ से रखी है, ये इधर रखी 100 वोल्ट। तो अब हमें मास निकालना है, अब इजीली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और निकाल लो। तो सर्कुलर पाथ था, इसलिए मैंने लिख लिया QVB, QE इज इक्वल टू QVB, ये कंडीशन, और रेडियस का जो इनिशियल कंडीशन था वहां से मुझे वो मिल गया, दोनों चीजें इक्वेट करके मैं वैल्यूज रखूंगा। तो क्या आंसर आएगा बेटा, फिर m इज इक्वल टू क्यू आर बी स्क्वायर बाई करते हो तो क्या आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी आ रहा है क्या, देख लें, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है ना, डी ही ठीक है। तो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करो अब इस इक्वेशन में, m इज इक्वल टू क्यू आर बी, वैल्यू रख देते हैं, फिर कैलकुलेशन आप कर लेना। चार्ज इज गिवन एज, कितनी वैल्यू दे रखी है चार्ज की, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आर की वैल्यू क्या है, आर इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। डी की वैल्यू है 0.5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू है 100। तो कैलकुलेट करो तो आपको फिर एम क्या मिलेगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 किलोग्राम, ये मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा
मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है आप लोगों को? नो सर। जितना आज बताया आपको समझ आया? यस सर। बाकी देखो इसमें ना कुछ कुछ क्वेश्चन और हैं फोर्स से रिलेटेड ही, एक दो चीजें इनके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर आप सॉल्व कर पाओगे ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर पाओगे। क्या आपको अल्फा पार्टिकल और इनके बारे में पता है? अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, पता है? हाँ, अल्फा पार्टिकल के बारे में एक बात पता है कि नहीं पता? देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक कंसेप्ट यूज होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे अल्फा पार्टिकल की। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बेटा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए सॉल्व करने से पहले। बाकी ये सब चीज आप कर लोगे, जो रिलेशन अभी बताए हैं सेम यूज हो रहे हैं सब जगह। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया बच्चे हमारा, जब 15 क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और अच्छी बात यह कि सारे क्वेश्चन किस चीज से हैं? प्रीवियस ईयर से हैं। सभी के सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड में दे रखे हैं। ये क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन जस्ट उसकी नेक्स्ट स्लाइड में है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस कर लोगे एज ए होमवर्क। ठीक है, तो मैम को बोल दूंगा, वो आपसे चेक भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों को डाउट है वो स्टे बैक करो, बाकी सब लोग ड्रॉप कर सकते हो। क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ अच्छा लगाओ, कुछ बुरा लगाओ तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो वी कैन इम्प्रूव ऑन दैट। ठीक है जी।